नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो मूल विधि क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मूल विधि की क्लास जो चल रही थी अपनी इस पर यूएस स्टडी 76 पर, तो मूल विधि की आज 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं मूल विधि की, और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको नोट करा दिए गए हैं। जो हमने कहा था कि आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले जो क्वेश्चन कराएंगे 5-6, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके नोट हो चुके हैं। तो इससे पहले बता दें कि मूल विधि की जो क्लास है वो डेली यूएस स्टडी 76 पर 9 AM सुबह आ जाती है। तो जो लोग मूल विधि की क्लास देखना चाहें यूपीएसआई के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल नोट किए हैं उनको देखते हैं और फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, आईपीसी धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो यहाँ पर आईपीसी धारा 24 के अनुसार यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या गलत तरीके से हानि पहुँचाने का इरादा करता है, तो हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी एक्ट करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाता है। अनुमोदन के इरादे से, संज्ञान के, बेईमानी से, कलह से। तो यहाँ पर कल जो क्लास हुई थी उसमें बता दिया गया था कि आईपीसी की जो धारा 24 है वो बेईमानी से संबंधित हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है आईपीसी की धारा 24, कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर देखना है क्या कहा गया। आईपीसी की धारा 24 को कहा गया, तो आईपीसी की धारा 24 बेईमानी से संबंधित है। बस डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर को टिक कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आईपीसी की धारा 24 वाला ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको कराना उचित समझा। उसके बाद में बात करते हैं कि अपराध की परिभाषा किस धारा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि अपराध की परिभाषा किस धारा से संबंधित है। जो कल हमने कराई थी अपराध की परिभाषा किस धारा से संबंधित, धारा 24, धारा 40, धारा 44, धारा 53। तो अपराध की जो परिभाषा है वो धारा 40 से संबंधित है, धारा 40 से अपराध की परिभाषा संबंधित है। इसमें हमने कल आपको एक्सप्लेन भी कराया था कि अपराध कब माना जाएगा। कोई मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, कोई कृत्य होना चाहिए, और इंजरी टू अदर पर्सन होना चाहिए, इसमें बता दिया था कल। और उसके बाद में क्या बताया था, कोई दुराश्रय इलीगल क्राइम होना चाहिए, इलीगल इंटेंशन होना चाहिए, मतलब जो उसका दुराश्रय होना चाहिए तो वो माना जाएगा अपराध में। तो इसको यहाँ पर बता दिया था कल। और उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, आईपीसी 1860 में सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया। आईपीसी की जो 1860 है उसमें सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया धारा 22, धारा 23, धारा 24 और धारा 37। तो यहाँ पर आईपीसी की धारा आईपीसी 1860 में सदोष लाभ व सदोष हानि को धारा 24 में परिभाषित किया गया है। धारा 24 में आईपीसी 1860 सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया। धारा 22, 23, 24, धारा 20 और 37। तो इसमें धारा 23 यानी कि धारा 23 से संबंधित है, सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 ही नोट हो पाए थे, तो इस वजह से आज हमने क्वेश्चन 3 ही कराए। तो इनको रफ करके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। तो आज चैप्टर 3 आईपीसी का स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें मज़ा भी आएगा। इससे पहले जो चैप्टर कराए थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे। अब जो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा यहाँ से पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, मूल विधि इंटरेस्ट आने लगेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से आपको मूल विधि पढ़ोगे तो नई नई चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी मूल विधि से। तो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, सद्भावपूर्वक या गुड फेथ, सद्भावपूर्वक या गुड फेथ, सद्भावपूर्वक या गुड फेथ संबंधित है धारा 43, धारा 42,
धारा 52 और धारा 54। तो यहाँ पर सद्भावपूर्वक की बात कही गई गुड फेथ की। तो गुड फेथ की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो यहाँ पर धारा दे रखी है धारा 43, धारा 42, धारा 54 और धारा 52। तो सद्भावपूर्वक जो गुड फेथ की बात कही गई है वो धारा 52 में कही गई है। और जो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं कि कॉमन इंटेंशन की बात किस धारा में कही गई है। कॉमन इंटेंशन की बात किस धारा में कही गई है? कॉमन इंटेंशन की बात किस धारा में कही गई है? धारा 35, धारा 34, धारा 25, धारा 24। तो कॉमन इंटेंशन समान आशा किस धारा संबंधित है यहाँ पर? तो धारा 35, धारा 34, धारा 25 और धारा 24। तो जो कॉमन इंटेंशन समान आशा संबंधित है वो यहाँ पर है धारा 34 से संबंधित है। तो ये यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं आगे चैप्टर की। तो यहाँ पर आपके जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की, आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 है, जो नेक्स्ट चैप्टर 3 है उसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जो कि दंड से संबंधित है। दंड से संबंधित है और इसमें धारा जो दे रखी है वो धारा दे रखी है 53 से लेकर 75 तक। तो ये चैप्टर जो 3 है यहाँ पर, तो ये IPC 1860 का चैप्टर 3, ये इसमें दंड से संबंधित बात दे रखी है और धारा 53 से लेकर 75 तक इसमें कहा गया है। तो ये जो चैप्टर 3 है इसमें बात कही गई है। तो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 में धारा 53 से ही स्टार्ट करते हैं। धारा 53 इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं धारा 53 में क्या कहा है। तो धारा 53 में दंड की परिभाषा दे रखी है। दंड की परिभाषा दे रखी है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दंड की परिभाषा इसमें दे रखी है कि अपराधी संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वो दंड यहाँ पर बताए गए हैं। तो दंड की परिभाषा या दंड के प्रकार बताए गए यहाँ पर। तो दंड के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पर देखिएगा, दंड के प्रकार बताए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है दंड का प्रकार। एक तो होता है डेथ, मृत्युदंड, मृत्युदंड। और सेकंड पे आता है नंबर फर्स्ट डेथ, मृत्युदंड। उसके बाद में इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है इम्प्रिजमेंट किस तरीके का होगा। तो जो इम्प्रिजमेंट होगा इम्प्रिजमेंट वो भी 2 तरीके का होगा यहाँ पर। इम्प्रिजमेंट जो होगा एक तो होगा रिगोरस, और एक होगा सिंपल। एक होगा रिगोरस, एक होगा सिंपल। तो जो आजीवन कारावास होगा वो होगा एक तो कठोर, रिगोरस मतलब कठोर, और एक सिंपल मतलब साधारण कारावास।
तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे डेथ, नंबर सेकंड पर आजीवन कारावास, नंबर थर्ड पर इम्प्रिजमेंट, यानी कि आजीवन कारावास जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक कठोर कारावास और एक सिंपल कारावास। और एक है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त करना। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति को जब्त करना, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ नंबर पे आता है फाइन, जुर्माना, फाइन। तो ये जो धारा 53 है इसमें दंड की परिभाषा दे रखी है। दंड की परिभाषा में नंबर 1, दंड किस तरीके से दिया जा सकता है, एक तो मृत्युदंड दिया जा सकता है, एक आजीवन कारावास और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, और एक इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ में होता है रिगोरस यानी कि कठोर कारावास, और साधारण कारावास या साधारण कह लीजिए या सादा कारावास। उसके बाद में आता है संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति को भी जब्त करना एक तरीके का दंड ही है, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में आता है फाइन, जुर्माना। तो इम्प्रिजमेंट एक तो कठोर कारावास होता है, एक साधारण कारावास होता है, इसको भी दो पार्टों में यहाँ पर डिवाइड करके बताया गया है। तो यहाँ पर धारा 53 से जो केस संबंधित है उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो इससे जो केस हैं संबंधित वो केस भी यहाँ पर देख लेते हैं। केस चलिए उस तरफ देख लेते हैं केस क्या क्या संबंधित है इससे। तो इससे जो केस संबंधित है वो है, यहाँ पर देख लेते हैं केस संबंधित है जो है बच्चन सिंह वर्जिस पंजाब राज्य केस 1980। तो धारा 53 से जो केस था वो है बच्चन सिंह वर्जिस पंजाब राज्य केस 1980। तो इसमें कहा गया था कि मृत्युदंड संवैधानिक है, यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका उल्लंघन नहीं करता है, इसमें फ्रीडम का उल्लंघन नहीं होता है। और इसको क्या है, मृत्युदंड जो है वो, तो इसमें क्या क्या कहा गया था यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें कहा गया था कि मृत्युदंड मतलब कि मृत्युदंड संवैधानिक है, कहा गया था मृत्यु दंड संवैधानिक है, मृत्युदंड संवैधानिक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है, उल्लंघन नहीं है। मृत्युदंड संवैधानिक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। और उसके बाद में और क्या कहा गया था इसमें कहा गया था कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। तो मृत्युदंड जो है वो विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि जो मृत्युदंड है वो विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। और यह मृत्युदंड जो है वो संवैधानिक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है। और विरल से विरलतम मामले में दिया जाना, ये विरल से विरलतम मामले कौन से होते हैं इनको भी जान लीजिए। जैसे कि विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। और विरल से विरलतम मामले जो होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी का रेप किया, उसके बाद में रेप करने के बाद में उसको नन्ना नन्ना काट के उसको कहीं पर भी फेंक दिया, तो इस तरीके का ये विरल से विरलतम मामला बन गया। तो इसमें मृत्युदंड देना एक संवैधानिक मामला है, तो इसमें तो ये यहाँ पर आपका विरल से विरलतम मामला बन जाएगा। और उसके बाद में और कई तरीके के अपराध होते हैं जो विरल से विरलतम मामलों में आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आपको एग्जाम्पल देके बता दिया कि मान लीजिए किसी 2-4 लोगों या किसी एक ने किसी का रेप किया, उसके बाद में रेप करने के बाद में उसके नन्हे ने टुकड़े किए, उसको मतलब काट के और कहीं पर भी
फेंक दिया तो ये विरल से विरलतम मामला बन जाएगा। तो यहाँ पर मृत्युदंड देना सही है। और इसी केस में यही बताया गया था। और इसमें क्या है कि काला पानी की सज़ा अब नहीं होती है, पहले होती थी। जैसे कि काला पानी की सज़ा नहीं है, और आजीवन निर्वासन नहीं है। निर्वासन यानी कि देश निकाला दे दिया जाता था, तड़ी पार। आजीवन निर्वासन और काला पानी की सज़ा जो थी ये समाप्त हो चुकी है। आजीवन निर्वासन और काला पानी की सज़ा ये समाप्त हो गई है। तो ये धारा 53 से इम्पोर्टेंट धारा है ये। तो यहाँ पर हमने आपको जो धारा जी है 53 थी इम्पोर्टेंट, इसको हमने पूरा ही आपको सही तरीके से ढंग से बता दिया है। तो दंड की परिभाषा इसमें दे रखी है कि इसमें दंड किस तरीके होंगे। एक तो मृत्युदंड होगा, एक होगा आजीवन कारावास। एक आजीवन कारावास में कठोर और साधारण होगा, एक संपत्ति को जब्त करना, एक फाइन जुर्माना। और इससे संबंधित केस जो था बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज केस, वो भी बता दिया है। इसमें कहा गया था मृत्युदंड संवैधानिक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है और विरल से विरलतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब बात करते हैं आगे, इसको हटाकर आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे धारा देखते हैं, आगे है 54। धारा 54 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु दंड को लघुकरण करना। मृत्यु दंड को लघुकरण करना सॉरी मृत्युदंड को लघुकरण करना, यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ डेथ, मृत्युकरण को लघुकरण करना। तो मृत्युदंड को जो लघुकरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो मृत्युदंड को जो लघुकरण किया जाता है वो समुचित सरकार, मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लघुकरण करने का मतलब है कि इसको सजा को कम कर सकती है। तो यहाँ पर समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि मृत्युकरण को लघुकरण करना समुचित सरकार के द्वारा। समुचित सरकार में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मृत्युदंड को लघुकरण किया जा सकता है। तो मृत्युदंड को लघुकरण जो किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो राष्ट्रपति के द्वारा मृत्युदंड को लघुकरण किया जा सकता है, सजा को चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं किया जा सकता, यहाँ पर चेंज किया जा सकता है कि मतलब उसको मृत्युदंड की जो सजा है उसको आजीवन कारावास में कर दिया जाए। माफ़ करने का वो अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर मृत्युदंड को चेंज किया जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर राज्यपाल सजा को चेंज कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल मृत्युदंड को चेंज कर सकता है, मतलब माफ़ नहीं कर सकता है कि उसके मृत्युदंड को लघुकरण कर सकता है, मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कर सकता है। तो धारा 54 में ये बताया गया मृत्युदंड को लघुकरण करना समुचित सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसका लघुकरण कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा सजा को चेंज किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि
जो उसको मृत्युदंड दिया गया है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड को लघुकरण कर सकता है, मतलब उसकी जो सजा है वो आजीवन कारावास में कर सकता है, माफ़ नहीं कर सकता यहाँ पर, मतलब चेंज कर सकता है उसकी सजा को। सजा की जो प्रकृति होती है उसको चेंज कर देना। तो सजा की प्रकृति, यहाँ मृत्युदंड को लघुकरण करने का मतलब यही है कि सजा की प्रकृति को चेंज कर देना। सजा की प्रकृति को चेंज कर देना। लघुकरण का मतलब यही है कि सजा की प्रकृति को चेंज कर देना। इसके बाद में आगे देखते हैं कि सजा की प्रकृति को चेंज कर देना, मृत्यु को लघुकरण करना का मतलब यही है। तो मृत्यु को लघुकरण किया जा सकता है धारा 54 के अंतर्गत। धारा 54 के अंतर्गत कौन करेगा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर राज्यपाल करता है। सजा को चेंज मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कर सकता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे की सेक्शन जो है वो है सेक्शन 55 आईपीसी की धारा जो है वो धारा 55 है। धारा 55 में क्या कहा गया है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास को दंडादेश को लघुकरण करना। तो यहाँ पर कहा गया है आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण करना। तो इसमें कहा गया है आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण कर देना। तो यहाँ पर आजीवन कारावास की बात कही गई है। तो आप लोग याद रखना कि जो धारा 54 है उसमें मृत्युदंड को लघुकरण करने की बात कही गई है, और जो धारा 55 है इसमें आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण करने की बात कही गई है, मतलब कम करने की बात कही है। तो इसको भी समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आजीवन कारावास के दंडादेश को जो लघुकरण करना है इसको समुचित सरकार के द्वारा 14 वर्ष कर देना। तो आजीवन कारावास है उसको 14 वर्ष कर देना। किसके द्वारा? समुचित सरकार के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है 54 और 55 में? 54 में जो मृत्युदंड है उसको लघुकरण किया जाएगा, और 55 में जो आजीवन कारावास है उसको लघुकरण किया जाएगा। तो आगे देखते हैं अब सेक्शन। यहीं पर 55 का ये है, इसको देख लेते हैं। धारा 55 का ए समुचित सरकार की बात कही है। इसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बताया था, तो समुचित सरकार के द्वारा समुचित सरकार, तो यहाँ पर समुचित सरकार की परिभाषा दी गई। समुचित सरकार क्या होती है? समुचित सरकार क्या होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो क्वेश्चन बनता है कि समुचित सरकार को किस धारा के अंतर्गत, यानी कि समुचित सरकार का किस धारा से संबंध है? तो समुचित सरकार का धारा 55A से संबंध है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर।
और बात कर लेते हैं इसके बाद में इम्पोर्टेंट धारा जो है वो धारा 57। तो धारा 57 में क्या कहा गया है कि आजीवन कारावास को यहाँ पर देख लेते हैं। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा। तो धारा 57 ये कहती है कि जो आजीवन कारावास की किसी व्यक्ति को अगर सज़ा मिलती है तो उसको 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा। मतलब आजीवन कारावास जो होगी वो 20 वर्ष के बराबर होगी। कोई व्यक्ति 20 वर्ष अगर सज़ा काट लेता है तो वो आजीवन कारावास माना जाएगा धारा 57 के अनुसार। तो यहाँ पर चैप्टर 3 जो था उसके हमने यहाँ पर 53, 54 और 55 का ए और 57 यहाँ पर 5 धाराएँ यहाँ पर को बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट थी, और इससे आगे कल बताएंगे धाराएँ। तो 50 चैप्टर जो 3 है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो इसको सावधानी से पढ़ना है। एक एक इसकी जो धारा है वो उसको एक एक बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे इसको। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।